नमस्कार, मैं जगमोहन चौधरी। आप लोगों का उत्थान क्लासेस में पुनः स्वागत है। और पिछले दिनों हमने पढ़ा था पाषाण काल। आज उसी के बढ़ते क्रम में हम इतिहास के अगले महत्वपूर्ण चैप्टर पे आए हैं। वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे सिंधु घाटी की खोज के विषय में, उसका विस्तार देखेंगे, उसकी तिथि देख के संदर्भ में देखेंगे, नामकरण के संदर्भ में देखेंगे और उसके उद्भव के संबंध में देखेंगे। और इसके बाद के आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इसकी विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की, और उसके प्रमुख शहर कौन कौन से थे और वहाँ पे क्या क्या हमें साक्ष्य के रूप में मिले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो यह इसकी सामाजिक विशेषता क्या थी, राजनीतिक विशेषता क्या थी, है ना। तो बारी बारी से सांस्कृतिक विशेषता क्या थी, है ना। तो इन सब चीज़ों को, और सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इन सबको एक क्रम से हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। खोज अगर कहें तो चार्ल्स एंड मैसन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जब ये हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया इन्होंने, तो वहाँ पे जो वह देखा एक टीला, और वहाँ पे इनका अनुमान था जो यह टीला जो है, यह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मैसेडोनिया का राजा यह आया था, भारत पर सिकंदर आक्रमण किया था, तो यह उसके युद्ध के बाद वाला स्थान होगा, मतलब युद्ध वाला स्थान होगा। लेकिन बाद में, और उसने इसकी चर्चा एक पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज जिसमें इसकी चर्चा की थी इस स्थान की सर्वप्रथम 1826 में। उसके बाद बर्टन बंधु, जेम्स विलियम्स जेम्स और विलियम्स बंधु जो थे, बर्टन बंधु, 1856 में इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया और इनका अनुमान था जो यह एक कोई प्राचीन सभ्यता यहाँ पे है। उसके बाद इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। जब यह एएसआई 1872 में स्थापित होती तो उस समय ये इसके डायरेक्टर बने थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56, है ना, इन्होंने भी कहा था इस स्थान के बारे में जो यह कोई प्राचीन सभ्यता का अवशेष यहाँ है। इस संदर्भ में चर्चा हुई थी। उसके बाद हम जानते ही हैं वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक लाहौर के लिए बन रहा था, यहीं से क्या किया जा रहा था, ईंट को ले जा करके वो जो इंजीनियर थे वो उन्होंने वहाँ पे डालना शुरू किया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता है, तो बाद में आगे चल करके खुदाई हुई 1921 ईस्वी में। जॉन मार्शल उस समय एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्हीं के दिशा निर्देश में, नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई हुई हड़प्पा की, और जिसके बाद भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की श्रेणी में भारत का इतिहास आकर खड़ा हो गया, तो यह जो है यह प्रकाश में आया जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उस समय ये एएसआई के डायरेक्टर थे। और अखाल दास बनर्जी, दयाराम सहनी, इसका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। दयाराम सहनी हड़प्पा की खोज की, अखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में यह एक प्राचीन सभ्यता जो भारतीय इतिहास को, है ना, लगभग 5000 साल पहले लेके गया। तो यह जो है यह एक सिंधु घाटी की सभ्यता, एक विकसित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता इस प्रकाश में आई। तो खोज के संदर्भ में हमने देखा, ये मतलब क्रम से एक ध्यान में आ जाना चाहिए कि चार्ल्स मैसन 1826 में जो इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और उन्हें अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इसकी चर्चा की। उसके बाद बर्टन बंधु जेम्स विलियम्स ने 1856 में इसकी चर्चा की। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56 इन्होंने चर्चा की। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी और अखाल दास बनर्जी जो पुरातत्वविद थे, इनके नेतृत्व में जो है इस स्थान की खुदाई हुई और एक प्राचीन ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश में आई। आगे देखते हैं, विस्तार को सबसे बाद में देखेंगे। अब देखते हैं तिथि। खोज तो हो गया, उसके बाद देखते हैं तिथि। एक्चुअली बात यह है जो सर जॉन मार्शल इसके क्या थे, डायरेक्टर थे एएसआई के, इस खुदाई के उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। तो उनके द्वारा जो तिथि जो बताई गई 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक, तो बहुत दिनों तक यह तिथि सर्वमान्य रही। लेकिन बाद में जो एक नई तकनीक आई C14 की तकनीक जो है, यह कार्बन डेटिंग पद्धति, जिससे प्राचीन जो भी अवशेष जमीन के नीचे खुदाई में मिलते हैं और जिसमें कार्बनिक अवशेष है, वह उसका क्या होता है, एक निश्चित रेशियो के साथ विघटन होता है वर्षों में। तो उसी विघटन का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है जो यह वस्तु कितना पुराना है, जिसमें प्लस माइनस 100 रखा जाता है, जो 100 साल अधिक या कम एक एक अनुमानित वर्ष आयु बताई जाती है।
C14 है। फिर ऑर्गन डेटिंग पद्धति भी है जो आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उस पद्धति से अब कोई जीवाश्म मिलता है या कोई भी वस्तु मिलती है तो उसका अनुमान लगाया जाता है। तो डीपी अग्रवाल जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर वह बताया जो इस सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसकी जो है अनुमानित आयु जो है 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। आज यही 2300 बीसी से 1750 बीसी यह एक सर्वमान्य, और एनसीईआरटी में भी आपको यह मिलेगा, यह तिथि सर्वमान्य तिथि है। तो हमने देखा जो सर जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया 3250 बीसी से 2750 बीसी, इसकी आयु बताई गई, तिथि बताई गई, और डीपी अग्रवाल के द्वारा कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर यह बताया गया, सजेस्ट किया गया 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच सिंधु घाटी सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई और इसका फिर उसके बाद पतन हो गया। तो आगे देखते हैं फिर। तो तिथि हो गया, अब है नामाकरण। अब नामाकरण, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। नामकरण की भी इतिहास में अपनी एक पद्धति है। जैसे सर्वप्रथम जिस स्थान पर खुदाई की जाती है, जिस स्थान पर खुदाई हुई और उस एक्सकेवेशन के दौरान, एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के दौरान जिस स्थान पे खुदाई हुई तो उस स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया इसको। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की और यह एक प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आई, विकसित सभ्यता, तो इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ जो हड़प्पा सभ्यता नाम दे, तो यह भी एक आर्कियोलॉजी में, यह पुरातत्व में यह भी एक पद्धति है नाम रखने की। लेकिन बाद में देखा गया कि इस सभ्यता से मिलते जुलते साक्ष्य जो है कई जगहों पे मिले हैं और वह सिंधु नदी के किनारे किनारे के क्षेत्रों में मिले हैं, तो इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। यानी सिंधु नदी के किनारे किनारे जो एक सभ्यता विकसित हुई तो यह इसका विस्तार होता गया, सिंधु सभ्यता। अब फिर कालांतर में लगभग आज की तारीख में 1500 से अधिक साइट जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता, इससे मिलते जुलते या कहें इसके समकक्ष, या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहें, यह इससे संबंधित है ना साइट की खुदाई की गई है, उससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं। तो अब क्या है, इसका विस्तार जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, यह बलूचिस्तान कहें मेहरगढ़ से प्रारंभ होकर के और फिर इधर जिसका विस्तार हम बाद में पढ़ेंगे, जो पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है ना, वहां से लेकर के हम देखते हैं उत्तर प्रदेश तक, है ना। फिर उधर देखते हैं हम उसके बाद हम देखते हैं इधर पे दक्षिण में महाराष्ट्र से लेकर के और हम बलूचिस्तान तक देखते हैं, मानदा जम्मू में उत्तर में देखते हैं और वो आलमगीरपुर तक देखते हैं। एक विस्तार लगभग एक त्रिभुज के आकार का यह क्षेत्र रहा है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और भारत का जो है विशाल क्षेत्र है ना, तो इस क्षेत्र में फैली हुई है। यानी कि सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी से लेकर के सरस्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे पुष्पित पल्लवित हुई, इस आधार पर इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। वैसे इस सभ्यता के नामकरण के विषय में हड़प्पा सभ्यता प्रमुख रूप से प्रचलित है और सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता, इस दोनों नाम का प्रयोग किया जाता है, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। और क्यों प्रयोग किया जाता है इसका मैंने तर्क आपको बताया। अब हम देखते हैं उद्भव। अब यह प्राचीन सभ्यता तो भारत की है और इसके उद्भव को लेकर के कई मत है। क्यों? क्योंकि यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। तो इसमें जितनी भी बातें हैं वह आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के आधार पर जो एक अनुमान लगाया गया है, उस आधार पर इस सभ्यता की व्याख्या की गई है। कहीं कोई जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए इसके उद्भव को लेकर के, क्योंकि लिखित साक्ष्य पढ़ नहीं पाए हैं और खुदाई में जो चीजें मिली हैं उस आधार पर कई तरह के विचार हमारे जो इतिहासकार हैं उनके मस्तिष्क में आए, तो उस आधार पर वो विदेशी मत है, स्थानीय मत है। तो विदेशी मत में मुख्य इतिहासकार जो रहे हैं इसका उद्भव कैसे हुआ, कोई बाहर से लोग आए, यहाँ पे आए और बसे और यह एक उन्नत सभ्यता विकसित हुई, और या फिर या यहीं के लोग थे, तो इस संदर्भ में विदेशी मत कुछ इतिहासकारों का मानना है। मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, इन सब इतिहासकारों का मानना है जो इस सभ्यता में जो लोग रहते थे वह सुमेरियन उद्भव है उनका, यानी कि सुमेरियन जो सभ्यता थी उसी वह प्राचीन कालीन, तो वहाँ के लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना एक शहर बसाया और यह एक विकसित रूप में यह सिंधु घाटी की सभ्यता आई। तो ये मार्शल, जॉन मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, ये इन इतिहासकारों का यह मत है।
उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के समकक्ष भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, है ना, चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन, हंगो नदी के किनारे, मिस्र में इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो ये सब हम देखते हैं नील नदी के किनारे। तो उसी में इनका मानना था जो ये सुमेरिया जो है, सुमेरियन सभ्यता जो है, वहीं के लोग यहाँ आए और यहाँ बसे और एक विकसित नगर की स्थापना की। स्थानीय मत है जिसमें मुख्य रूप से राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी के द्वारा दिया गया, जिनका कहना है द्रविड़, है ना, राखाल दास बनर्जी। कई बार इस मत को लेकर थोड़ी बहुत कह सकते हैं सहमति है इतिहासकारों में। जो यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके जो लोग थे वो कहाँ के थे, तो वो द्रविड़ियन थे। भारत में वैसे कहें तो निर्जातीय या नृविज्ञान कहें, एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार कई प्रजातियां रहती हैं। वो प्रजातियां कौन कौन सी हैं? 6 तरह की बताई गई है, जिसमें हम कुछ का नाम आपको लेते हैं। ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है ना, इस तरीके से है। आर्य है, आर्यन है, द्रविडियन है। तो इस तरीके से उसमें 6 तरीके के बताया गया। तो ये इनका मानना था, यह द्रविड़ जो है यहाँ के भारत के मूल निवासी थे और उन्हीं के द्वारा जो है इस सभ्यता जो है यह विकसित हुई, पुष्पित पल्लवित हुई। तो ये मत थोड़ी सी तो बहुत सारे इतिहासकारों में एक यह सर्वमान्य मत है। उसके बाद आर्य, आर्य जो है टी एन रामचंद्र, लक्ष्मण स्वामी पुलस्कर, इनके द्वारा जो है, इनका मानना है जो इस सभ्यता के जो जनक थे वह कौन थे? आर्य लोग थे। लेकिन इस मत को लेकर कई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उसके बाद देखते हैं 1750 में के बाद जो है वह सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी, वह उसका पतन हो जाता है और बाद में ग्रामीण सभ्यता विकसित होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जो लोग नगर के विषय में जानते हो या नगर में रहना पसंद करते हो, वो लोग फिर ग्रामीण मतलब पद्धति से या ग्रामीण एरिया में रहना या उस तरह की सभ्यता को कैसे विकसित कर सकते हैं? तो ये सब कई इसके अगेंस्ट में तर्क है। तो देखते हैं हम लोग, फिर भी टी एन रामचंद्र ने ऐसा मत दिया, उसके लिए कुछ उन्होंने अपने तर्क दिए। उसके लक्ष्मण स्वामी पुलस्कर ने बताया जो इसके जो जनक थे, यह जो सभ्यता थी, वो आर्य लोग थे। तो हमने देखा जो उद्भव में विदेशी मत, मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, ये सब थे जिनका कहना था यह सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ है? सुमेरियन लोग थे। स्थानीय मत में द्रविड़ मत था राखाल दास बनर्जी का, जो यह इस सभ्यता के जनक जो है वह द्रविड़ियन लोग थे। और आर्यन लोग थे, ये टी एन रामचंद्र और लक्ष्मण स्वामी पुलस्कर का कहना है। लेकिन इन सब में यह द्रविड़ वाला मत, राखाल दास बनर्जी का मत, थोड़े ज्यादा इतिहासकारों में सहमति है। अब इसका अंत में देखते हैं विस्तार में देखते हैं जो उत्तर जो है मांदा जम्मू में है, चिनाब नदी के किनारे है। तो यह जो इसका अगर देखें तो उत्तर में भारत का यदि अगर हम मैप देखें तो आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा। बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए, टू सम एक्सटेंट बनाने में सफल हुए। तो इसमें देखते हैं जम्मू, मांदा जम्मू, यह मांदा, यह इसका जगह रहा। फिर दूसरा हमने देखता है जम्मू चिनाब नदी के किनारे, और पूरब में हम देखते हैं आलमगीरपुर, ठीक है। दक्षिण उत्तर हो गया, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ ये लोकेशन होगा, दाइमाबाद, ठीक है। उसके बाद है पश्चिम में सुतका गेंडर, और पूरब में आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, और यहाँ पे सुतका गेंडर बलूचिस्तान। तो हम देख रहे हैं, अगर ये स्थान को हम अगर मिला दें तो एक कुछ त्रिभुजाकार यहाँ आकार बनता है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो कह सकते हैं जो यह, वैसे मैप पे जब भी देखते हैं तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे हो जाता है साउथ, राइट साइड हो जाता है ईस्ट, इधर हो जाता है वेस्ट। तो हमने इस दिशा से बताया, नॉर्थ में मांदा जम्मू, है ना, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतका गेंडर बलूचिस्तान। तो यह जो है हमने देखा, जो यह एक विस्तार था किसका? सिंधु घाटी की सभ्यता का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा खोज,
उसके बाद तिथि नामकरण, उसके बाद हम लोगों ने देखा उद्भव, उसके बाद देखा है विस्तार। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और फिर सब प्रत्येक दिनों की भांति एक मोटिवेशनल लाइन कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्म वीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। तो कर्म करते रहें, तैयारी में जुटे रहें, सफलता अवश्य आपको आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ धन्यवाद। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जिनको यह आवश्यकता है तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे यह कार्य करने में मुझे उत्साह बना रहे। धन्यवाद।